कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को जेल के अंदर बैठा हुआ देखते हैं जिसका नाम ली है। उसके सामने एक कागज का टुकड़ा है और वो अपने हाथों से बहुत ही बारीकी से एक नकली स्टैम्प तैयार कर रहा है। ली कोई मामूली कैदी नहीं है बल्कि एक बहुत ही माहिर आर्टिस्ट है जो जेल के अंदर से किसी को एक लेटर भेजना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेटर भेजने के लिए जेल के पोस्टमैन को $10 देने होंगे और ली के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसलिए वो अपनी खास कला का इस्तेमाल करके खुद के हाथों से एक नकली स्टैम्प बना लेता है और ये स्टैम्प इतना परफेक्ट होता है कि कोई माइक्रोस्कोप से भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद जब पोस्टमैन आता है तो ली उसे लेटर देना चाहता है, लेकिन पोस्टमैन $10 की डिमांड करता है। लेकिन उसी पल पोस्टमैन का ध्यान दूसरे कैदी पर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से ली अपना लेटर उसके बैग में डाल देता है। अब ये लेटर वो किसे और क्यों भेज रहा है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये लेटर भेजना उसके लिए सबसे जरूरी है। ली थाईलैंड की एक जेल में कैद था और कुछ देर बाद आकर पुलिस उसे जेल से बाहर ले जाती है और अब पुलिस इंस्पेक्टर खानजो उसे अपनी कस्टडी में ले आता है। इंस्पेक्टर उसके खिलाफ लगे सारे चार्जेस को पढ़ना शुरू करता है। पहला इल्जाम है नकली नोट बनाना। इसके बाद 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर उसने हमला किया था जहां लगभग 7 गार्ड की जान चली गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद शहर में कई और अटैक भी हुए थे। पुलिस को शक था कि इन सब के पीछे एक गैंग का हाथ है और ली पर इन सब घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। लेकिन ली हमेशा की तरह इन सारे आरोपों से इनकार कर देता है और बार बार एक ही बात कहता है कि इन सब का मास्टरमाइंड प्रिंटर नाम का एक बहुत बड़ा माफिया है। हालांकि इस प्रिंटर का असली नाम क्या है और वो कहाँ मिलेगा, इसके बारे में ली को कोई भी जानकारी नहीं है। वो रोते हुए कहता है कि प्रिंटर उसे ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके वापस जेल भेज दिया जाए। इसके बाद पुलिस उसके ब्लड और हेयर सैंपल कलेक्ट करके क्राइम स्पॉट पर मिले डीएनए से मैच करती है और हर एक सैंपल ली के साथ पूरी तरह मैच हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका जुर्म अब दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है। पुलिस दोबारा उससे सच कबूल करवाने के लिए प्रेशर डालती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ली सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। और ठीक इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर युआन नाम की एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने लॉयर को लेकर आई है ताकि ली की बेल करवा सके, लेकिन पुलिस उससे कहती है कि ली बहुत बड़े केस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह है, इसलिए उसकी बेल किसी भी हाल में नहीं होगी। अब सीन कट होकर हम कई साल पहले ली और युआन को देखते हैं। वो दोनों आर्टिस्ट थे और दोनों ही बहुत शानदार पेंटिंग बनाते थे, लेकिन उन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क था। युआन एक ओरिजिनल पेंटिंग बनाती थी जबकि ली कोई ओरिजिनल काम नहीं करता था। वो बस मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग को हूबहू कॉपी कर लेता था। उसकी कॉपी करने की काबिलियत सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन डुप्लीकेट पेंटिंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं था और यही कॉपी करने की काबिलियत आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक दिन लुक नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक उनकी पेंटिंग देखने के लिए आता है और वो युआन का काम देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और सारी पेंटिंग खरीदना चाहता है। लेकिन उसे ली की कोई भी पेंटिंग पसंद नहीं आती क्योंकि वो दूसरों की कॉपी थी। लुक उन्हें अपने एग्जीबिशन में भी रखने से मना कर देता है। तब युआन उससे कहती है कि या तो सारी पेंटिंग खरीदनी होंगी वरना वो एक भी पेंटिंग नहीं बेचेगी। लुक के जाने के बाद ली युआन से कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सारी पेंटिंग टोक्यो के एक आदमी ने पहले ही खरीद ली है। लेकिन कुछ देर बाद युआन को समझ आ जाता है कि ली झूठ बोल रहा है, उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में ली चाहता था कि उसकी वजह से युआन के करियर में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। खैर, एग्जीबिशन वाले दिन युआन अपनी पेंटिंग के बगल में चुपके से ली की एक पेंटिंग रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। उसका ये बर्ताव देखकर युआन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म होने पर ली खुद जाकर उससे माफी मांगता है। तब वो आदमी हंसते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था ताकि ली उससे अकेले में मिलने के लिए आए, क्योंकि पूरे एग्जीबिशन में जो उसने पेंटिंग खरीदी थी वो ली की ही थी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर काफी देर तक बातें करते हैं। वो आदमी अपना नाम पेंटर बताता है। ये वही पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस को बता रहा था। पेंटर ली की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस तरह कॉपी करना कोई छोटी बात नहीं है। वो सीधे उसे ऑफर देता है कि तुम्हारा ये टैलेंट मेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन ली पेंटर से मिलता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ली उससे कहता है कि बताओ मुझे काम क्या करना होगा। पेंटर उसके सामने $1 थमाकर कहता है कि तुम्हें इस नोट को हूबहू तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि वो ली को सीधे सीधे जाली नोट बनाने को बोल रहा था। ली तुरंत बुरी तरह भड़क जाता है और उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि पिछले 3 जनरेशन से वो ये जाली नोट छापने का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही सावधानी से करते हैं। पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर है उसमें मौजूद तस्वीरें और लेटर का पैटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाई क्वालिटी के महंगे प्रिंटर भी इसे ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए उसे ली के हाथ की सफाई की जरूरत है। पहले तो ली मना कर देता है, लेकिन अपनी माली हालत को देखते हुए
आखिरकार वो मान जाता है। उस वक्त युआन एक एग्जीबिशन के लिए अमेरिका जा रही थी, इसलिए ली उसे कुछ भी बताए बिना चुपके से वहाँ से निकल आता है। इधर पेंटर उसे प्लेन से कनाडा ले जाता है। वो ली को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। इस टीम में जाली नोट बनाने में 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कुछ एक्सपर्ट लोग हैं। हर कोई किसी न किसी काम में बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ हमें पता चलता है कि अमेरिकन डॉलर को कॉपी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर यूएस डॉलर पर बेंजामिन की एक तस्वीर होती है और ये फोटो कई बारीक लेयर के जरिए बनाई जाती है। बेंजामिन के कॉलर पे छोटे छोटे लेटर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ होता है और अब नई नोट में अमेरिकन सरकार ने और भी कई सिक्योरिटी लेयर जोड़ दी हैं, जिस वजह से बारीक प्रिंटिंग या एडवांस प्रिंट के बिना इस नोट को कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नोट में एक खास किस्म के इंक का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरफ से दिखने पर पर्पल और दूसरी तरफ से दिखने पर गोल्डन दिखाई देता है। इस चीज को मोर इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस नोट को बनाने के लिए उन्हें असली पेपर और ये खास इंक दोनों का जुगाड़ करना होगा। अब प्रिंटर की पूरी टीम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज था वाटरमार्क का काम। इसके लिए वो पुराने चाइनीज आर्टिस्ट की टेक्निक को फॉलो करके 3 अलग अलग लेयर पर पेंट करने का फैसला करते हैं। सबसे बीच वाली लेयर पर बहुत ही बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और इस पूरे काम को ली को अपने हाथों से पूरा करना होगा। अब मेन काम करने से पहले ली कुछ प्रैक्टिस नोट तैयार करता है। वो इतनी परफेक्ट तरीके से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के सभी लोग उसका काम देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो अचानक यूरोप चले जाते हैं। वहाँ एक नीलामी में पुरानी बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वो उसे खरीद लेते हैं। अब सवाल आता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहाँ से आएगा। तब प्रिंटर एक कमाल की जानकारी देता है। वो कहता है कि यूएसए सरकार जिस कागज से नोट छापती है ठीक उसी क्वालिटी के कागज से वो टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करती है। बस यही बात सुनते ही वो उस डायरेक्टरी के कारखाने में जाकर मालिक से सीधा 500 टन पेपर खरीद लेते हैं। अब इन पेपर को लेकर ली के डिजाइन के हिसाब से जाली नोट छापने का काम शुरू हो जाता है। नीलामी में खरीदी हुई इस मशीन से नोट पे नोट छापने लगते हैं और ये नोट दिखने में बिल्कुल असली नोट जैसे ही थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी और वो थी कलर चेंजिंग मोर इफेक्ट। इसके लिए जो खास इंक चाहिए वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही मिलती है और इस खास इंक को हासिल करने के लिए प्रिंटर एक खौफनाक प्लान बताता है। प्रिंटर अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला बोल देता है और उस गाड़ी में उस कलर चेंजिंग इंक के कई बैरल थे और प्रिंटर उन्हें ही लूटने आया था। अब न चाहते हुए भी ली को इस काम में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान गार्ड गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जवाब में प्रिंटर की गैंग भी पलटवार करती है और इस गोलीबारी के बीच बेचारा ली बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड अचानक ली की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त प्रिंटर आकर उस गार्ड को गोली मारकर उसका काम खत्म कर देता है और बैरल लूटकर वो यहाँ से तेजी से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच पहली बार प्रिंटर का ऐसा रूप देखकर ली के अंदर की रूह कांप जाती है। उसे बहुत डर लगने लगता है। अब तक वो डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस खून खराबे में भी शामिल होना पड़ेगा। अब वो ऐसे दलदल में फंस चुका था जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इधर मोर इफेक्ट वाली इंक लाने के बाद वो उसे प्रिंटर में डालकर दोबारा नोट छापना शुरू करते हैं और अब जो नोट बाहर निकलता है हर नोट में असली नोट की तरह कलर चेंजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ये नजारा देखकर पूरी टीम खुशी से उछलने लगती है क्योंकि उन्होंने एकदम असली ही नोट बना लिया था। लेकिन ली अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वो प्रिंटर से पूछता है कि जब ये इंक खत्म हो जाएगी तो क्या वो फिर से लोगों को मारकर इस इंक को लेकर आएगा। इससे बेहतर है कि मैं खुद इस इंक को बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रिंटर उससे कहता है कि ठीक है चलो बना लो। अब प्रिंटर के ऑर्डर पर उसके लोग सूटकेस में भरकर जाली नोट अलग अलग देशों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जाली नोट का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस को पहले ही इनकी हरकतों की भनक लग चुकी थी। विंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। ये इंस्पेक्टर खानजो के साथ मिलकर पेंटर की गैंग की मूवमेंट को फॉलो करना शुरू कर देता है। फिर एक खरीदार का भेष बदलकर वो सीधा गैंग के मेंबर से मिलने जाते हैं। यहाँ प्रिंटर के लोग समंदर के बीच एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि प्रिंटर और ली वहाँ मौजूद नहीं थे। विंग वहाँ की सारी हलचल देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पेंटर का असली खेल तो अब शुरू ही हुआ था। प्रिंटर जनरल नाम के एक अपने पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो ली को साथ लेकर जनरल के घर की तरफ रवाना होता है। वो ली का काम देखकर उससे वादा करता है कि वो ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद कर देगा जहाँ वो युवान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। लेकिन तभी प्रिंटर अचानक ली के हाथ में एक बम का रिमोट थमा देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे इशारे पर इसका बटन दबाना होगा। इधर जनरल के घर पहुँचने के बाद मीटिंग एकदम नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। जनरल प्रिंटर को अच्छे दामों पर नकली नोट खरीदने का ऑफर देता है, लेकिन प्रिंटर तो किसी और मकसद से यहाँ आया था। वो कहता है कि 7 साल पहले तूने मेरे पिता का खून किया था। ये सुनकर जनरल समझ जाता है कि प्रिंटर यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है। प्रिंटर अपनी शर्ट खोलकर दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बम बंधे हुए थे। फिर वो चिल्ला
बुलाकर ली को रिमोट का बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे थर-थर कांप रहा ली अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा। प्रिंटर और भी ज्यादा जोर से उसे डांटता है, जिस वजह से ली के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर जाता है। लेकिन धमाका प्रिंटर की बॉडी पर बंधे हुए बम से नहीं होता, बल्कि वो तो नकली थे। असली धमाका तो बाहर पार्क की हुई प्रिंटर की गाड़ी में होता है। धमाका इतना बड़ा था कि जनरल के कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी के लोग दौड़कर आते हैं और प्रिंटर पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन प्रिंटर दोनों हाथों में 2 पिस्टल लिए ऐसे स्टाइल में गोलियां चलाता है कि एक के बाद एक आदमी जमीन पर गिरने लगता है। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि प्रिंटर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। प्रिंटर ने इसके लिए पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसका एक साथी दूर जंगल से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर देता है। रॉकेट लॉन्चर के हमले से वहाँ सब कुछ उजड़ जाता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ धुआं और बर्बादी के बीच प्रिंटर 2 राइफल लेकर और भी लोगों को साफ कर देता है। फिर उसके कुछ और साथी गाड़ी लेकर आते हैं और जनरल के आदमियों को कुचल देते हैं। इसी बीच जनरल के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। इस सब के बीच बेचारा ली एक कोने में दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जनरल खुद एक आर्मर्ड कार लेकर आता है और प्रिंटर पर सीधा फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन प्रिंटर गजब के स्टाइल में कूदकर उस पर गोलियां चलाता है और उसकी गाड़ी पर निशाना दागकर उसकी गाड़ी को ही पलट देता है। इस तरह वो जनरल का भी काम तमाम कर देता है। मगर इस जंग के दौरान चिंग नाम की एक लड़की जो जनरल के लिए काम करती थी, उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ली दौड़कर जाता है और अपनी जान पर खेलकर उसकी आग बुझा देता है, लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। लौटते वक्त प्रिंटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर धमाका करके जनरल के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। करीब 1 महीने बाद चिंग धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने लगती है। प्रिंटर उसे एक नई आईडी और पासपोर्ट देता है, जिस पर उसका नाम युवान लिखा होता है। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि युवान उसकी प्रेमिका का नाम था, लेकिन प्रिंटर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस तरह नई पहचान के साथ चिंग उनकी गैंग में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हालांकि ली इस लड़की को ज्यादा भाव नहीं देता। इसी बीच एक दिन वो सब मिलकर युवान का एक आर्ट शो देखने जाते हैं, जहाँ प्रिंटर ली से कहता है कि उसने उसके लिए एक रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया है। अब वो युवान के साथ आराम से एक नई जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन ली दुखी होकर कहता है क्या युवान एक क्रिमिनल के खरीदे हुए रिजॉर्ट में रहना पसंद करेगी। ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि युवान उस आर्ट गैलरी मालिक के साथ शादी करने जा रही है। असल में ली ने काफी दिनों से युवान से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था, जिस वजह से युवान ने उसका इंतजार नहीं किया और लुक के साथ रिलेशनशिप में आ गई। अभी ये खबर जानने के बाद ली चुपचाप से गैलरी से बाहर आ जाता है और प्रिंटर को बताता है कि वो और चिंग अब ये गैंग छोड़ना चाहते हैं। प्रिंटर बुरी तरह भड़ककर उन्हें गालियां देता है और कहता है कि इंक बनाने का काम जब तक खत्म नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जा सकते। इधर वो अंडरकवर ऑफिसर विंग अब भेष बदलकर सीधा प्रिंटर से मिलना चाहता है, मगर प्रिंटर के मन में पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो छानबीन करके पता लगाता है उसके गैंग मेंबर ने घड़ी खरीदी है और उसे खरीदने के लिए उसने उन्हीं जाली नोटों का इस्तेमाल किया है, जबकि प्रिंटर की गैंग का सख्त रूल है कि कोई भी खुद के जाली नोट का इस्तेमाल कुछ भी खरीदने के लिए नहीं करेगा। इसका मतलब था कि अंकल यान ने रूल तोड़ा है और उसकी इसी गलती की वजह से पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल चुका है। इसी वजह से प्रिंटर यान को सजा देना चाहता है। यान उसके सामने गिरकर माफी मांगने लगता है, पर प्रिंटर उसे गोली मार देता है। ये बेरहम कत्ल देखकर ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो तुरंत प्रिंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन प्रिंटर उसके कान के पास गोली चला देता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारकर उसे गिरा देता है। इधर विंग दोबारा भेष बदलकर प्रिंटर से मिलने के लिए आता है, लेकिन प्रिंटर को उसके सारे प्लान पहले से ही पता थे। इस बातचीत के दौरान वो अचानक ली से कहता है कि वो ऑफिसर को गोली मार दे, लेकिन इस बार भी ली डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में प्रिंटर खुद ही विंग को गोली मारकर आखिरकार उसका काम खत्म कर देता है। इसके बाद वो ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे देखकर ली पूरी तरह पागल हो जाता है। प्रिंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले पति को किडनैप कर लिया था, सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। प्रिंटर ली को सीधे लुक को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता और उल्टा प्रिंटर पर ही गन तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चल जाती हैं, जिसमें लुक मारा जाता है। इसके बाद प्रिंटर और ली के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर प्रिंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधा प्रिंटर के सीने में गोली मारकर उसका भी काम खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देती। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो युवान को वहीं छोड़कर वहाँ से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वो पैसों का एक बैग लेकर उसी रिसोर्ट में चले जाते हैं जो प्रिंटर ने खरीदा था। अगली सुबह ली खबर पड़ता है कि पुलिस को प्रिंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद प्रिंटर मरा नहीं और वो युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और यान
यानी इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा है। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वो प्रिंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और फिर ली युआन के कहने पर सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। और ली ने जो जेल से लेटर भेजा था वो इसी युआन के लिए था। लेटर तो याद ना तुम्हें, जो मूवी की शुरुआत में उसने एक नकली स्टैम्प बनाया था। पुलिस उससे प्रिंटर का एक स्केच बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे होटल में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ ली युआन से माफी मांगता है और उनके बीच एक रोमांटिक पल बीतता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर खानजो को पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा ली के बनाए हुए स्केच से बिल्कुल हूबहू मिलता है। और मजेदार बात ये थी कि वो आदमी खुद पुलिस की वर्दी पहनकर स्टेशन के अंदर आ रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर खानजो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है और सबको लगता है कि देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन वो आदमी हैरान होकर चिल्लाता है, मैं कब से क्रिमिनल हो गया, मैं तो एक मामूली सा पुलिस कांस्टेबल हूँ। जब वो अपनी आईडी दिखाता है तो इंस्पेक्टर खानजो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अब वो समझ जाता है कि ली ने उन सबका इतनी देर से बेवकूफ बनाया है। लेकिन यकीन मानो असली सच तो अभी बाकी है। इतनी देर से जिस भयानक प्रिंटर की कहानी सुनाई जा रही थी वो प्रिंटर असल में कोई और नहीं बल्कि वो खुद ली है। जाली नोट डिजाइन करने से लेकर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला करने और जनरल के ठिकाने पर तबाही मचाने तक ये सब कुछ उसने अकेले ही अंजाम दिया था। लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने बहुत ही मासूम बनकर प्रिंटर नाम का एक काल्पनिक किरदार खड़ा कर दिया। सोचिए, पूरी मूवी के दौरान हमें लगा कि ली एक मासूम आर्टिस्ट है जिसे जबरदस्ती इस जुर्म में घसीटा गया है, जबकि वही इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।